ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गायत्रे नमः। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन। लेखक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी और आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी MD। प्रकाशक युग निर्माण योजना। विषय सूची 1 उज्ज्वल भविष्य सुसंततियों पर निर्भर। 2 सुप्रजनन हेतु इंद्रिय संयम की अनिवार्यता। 3 देव मानवों के सृजन हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। 4 मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग। 5 वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति। विषय सूची समाप्त। प्रकरण 1 उज्ज्वल भविष्य सुसंततियों पर निर्भर। जो कुछ किया जाता है वह सारे का सारा मात्र आज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही नहीं होता, उसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। भोजन आज का बनाया जाए, आज खाया जाता है, पर अन्य भंडार इसलिए भरा जाता है कि अगले दिनों भी उसका उपयोग हो सके। महत्वपूर्ण योजनाएं इसी दृष्टि से बनती हैं। रहने के मकान इसी दृष्टि से बनते हैं कि इनमें बुढ़ापा कट सके और संतान को भी उनमें रहने का अवसर मिल सके। राष्ट्रीय प्रगति की विविध योजनाएं न केवल आज का समाधान रखते हुए बनती हैं, वरन उनके पीछे उज्ज्वल भविष्य की संरचना को भी ध्यान में रखा जाता है। युगांतरीय चेतना का प्रेरणा प्रवाह भी इसी प्रयोजन के लिए हैं
कि अगले दिनों की व्यवस्था, प्रगति, समृद्धि का क्रमिक विकास चल पड़े। भविष्य निर्माण की समस्त योजनाओं में मूर्धन्य यह है कि भावी पीढ़ियों का स्तर कैसा हो, उसी के ऊपर समस्त संभावनाएं निर्भर हैं। मात्र संपत्ति भर की बात सोचने से काम नहीं चलेगा। साधन जुटा देना पर्याप्त नहीं। महत्वपूर्ण बात स्तर की है। किसी देश का क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राकृतिक संपदाएं, उद्योग, साज सज्जा आदि के आधार पर उसकी सही गरिमा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। यह सभी साधन ऐसे हैं जो तनिक सी प्रतिकूलता उत्पन्न होने पर देखते देखते धराशायी हो सकते हैं। स्थायी और सच्चा बल, वैभव सुदृढ़ व्यक्तियों पर निर्भर हैं। वे जहां जितनी संख्या में जिस स्तर के होंगे, वहां समर्थता और संपदा उसी अनुपात से विकसित होती चलेगी। नागरिकों का स्तर गया गुजरा रहे तो साधन संपदा भर से उज्जवल भविष्य की आशा नहीं की जा सकती। रावण की लंका में धनबल, जनबल, शस्त्रबल और कौशल की कुछ भी कमी नहीं थी, किंतु व्यक्तित्वों का स्तर निकृष्ट रहने के कारण वह समूचा वैभव नष्ट भ्रष्ट हो गया। निवासियों को असीम त्रास सहने पड़े और वे अपने संपर्क क्षेत्र में भी अनीति, अशांति का माहौल बनाते रहे, दूसरों को दुखी करते रहे और स्वयं दुखी हुए। इसे कहते हैं व्यक्तित्वों की गिरावट। अब से 50 वर्ष पूर्व अपने देश में महान व्यक्तित्वों का बाहुल्य था। तिलक युग, गांधी युग पर दृष्टिपात करते हैं तो भारतीय आकाश पर उज्जवल नक्षत्र चमकते दिखते हैं। उन दिनों महामानवों की भरमार थी। फल यह हुआ कि 1000 वर्ष की गुलामी से पददलित मनोबल से नया उभार आया और लाखों सत्याग्रहियों ने इतनी बड़ी शक्ति में जूझने का जौहर व्रत अपनाया। अंग्रेज चले गए, स्वाधीनता मिली। इसे योजनाओं की, साधनों की नहीं, वरन समुन्नत व्यक्तित्वों की प्रखरता का प्रतिफल कहा जाएगा। इन दिनों भी जापान, इजराइल, क्यूबा जैसे छोटे छोटे देश अपने प्रबल पराक्रम का परिचय देते देखे जाते हैं। इसका कारण वहां की संपदा नहीं, वरन नागरिकों की प्रखरता है। वह जहां भी होगी, साधनों की कमी न रहेगी। इसके विपरीत जहां गए गुजरे निकृष्ट स्तर के लोगों की भरमार होगी, वहां नित्य नए कलह और संकट खड़े दृष्टिगोचर होंगे। नीत्शे ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में इन्हें ही
चांडाल की श्रेणी में रखते हुए जड़ मूल से समाप्त करने का प्रतिपादन किया था। इससे भले ही हम सहमत न हो, व्यक्तित्व के स्तर संबंधी तथ्य एवं तर्क अपने स्थान पर सही है। मनुष्य यदि सच्चे अर्थों में मनुष्य हो तो वह उतना शक्तिशाली सिद्ध होता है जिस पर विशाल शस्त्रागार और रत्न भंडार न्यौछावर किए जा सके। ऐसे लोग अपने पुरुषार्थों से कठिन परिस्थितियों में भी समुचित वैभव उपार्जित कर लेते हैं। कम पड़े तो भी मितवाद का जो है उसी का भाव भरा वितरण करके सुख सौभाग्य का हंसता हंसता वातावरण बना लेते हैं। अस्तु, यदि उज्जवल भविष्य की संरचना वस्तुतः अभिष्ट ही हो तो इसके लिए भावी पीढ़ी के स्तर को ऊंचा उठाने की दूरगामी योजना बननी और गंभीरता पूर्वक क्रियान्वित होनी चाहिए। इस पर एक ही प्रसंग की अपेक्षा किए जाने पर वे सभी दीवा स्वप्न निरर्थक सिद्ध होंगे, जिनमें साधनों की बहुलता के आधार पर भावी समृद्धि एवं प्रगति की मनुष्य में देवत्व तथा धरती पर स्वर्ग के अवतरण की आशा की गई है। कुपात्र के जो हाथ में है उसे भी उजाड़ देते हैं और सत्पात्रों के हाथ खाली हों तो भी वे उन्हें अपना पसीना मोती बनाकर इंद्र कुबेर जैसी विभूतियों से भर लेते हैं। भावी पीढ़ियों के निर्माण के लिए क्या किया जाए, यह विचारने से पूर्व यह सोचना होगा कि वर्तमान जनक और जननियों को क्या सिखाया और कराया जाए, जिससे वे सुप्रजनन के उत्तरदायित्व का सही निर्वाह कर सकें। ऊसर भूमि में कुछ भी बोया जाए, कैसी ही सिंचाई सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, कुछ काम बनेगा नहीं, क्योंकि जब भूमि ही उर्वर नहीं और बीज भी धुना हुआ है तो उसमें उगेगा ही क्या, और जो उगेगा उसका संतोषजनक परिणाम कैसे दृष्टिगोचर होगा। बच्चों का शारीरिक विकास आहार विहार जलवायु पर निर्भर रहता है। शिक्षण के आधार पर उन्हें क्रिया कुशल संपन्न भी बनाया जा सकता है। सामान्यतया इतना कर पाना ही अभिभावकों के लिए संभव होता है। इतने पर भी व्यक्तित्वों की प्रखरता के संबंध में यह तथ्य अनिर्णित ही रह जाता है कि उन्हें सद्गुणी एवं प्रामाणिक कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में अधिक से अधिक इतना ही कहा या किया जा सकता है कि पारिवारिक वातावरण में सज्जनता एवं सुव्यवस्था का समावेश रखा जाए, ताकि उसका प्रभाव ग्रहण करके कच्ची आयु की कच्ची मिट्टी को उपयोगी ढांचे में ढलने का अवसर मिले। अच्छे स्कूलों में भर्ती करने को
अच्छे अध्यापकों को सुयोग बिठाने की बात सारगर्भित हैं। इन सब प्रसंगों के संबंध में बाल विकास में रुचि रखने वाले बहुत कुछ कहते करते भी रहे हैं और उस व्यवस्था का परिणाम भी कुछ न कुछ हितकर ही होता है। इतने पर भी एक रहस्य जहां का तहां ही बना रहता है कि बालकों में जन्मजात प्रतिभा की स्थापना कैसे हो, जो परिस्थितियों की परवाह न करके उल्टी दिशा में चलती हैं। अच्छी परिस्थितियों में पले हुए में से कितने ही न केवल दुर्गुणी वरन मूढ़मती भी होते हैं। इसके विपरीत विपन्न परिस्थितियों में पैदा हुए बालक बुद्धि की दृष्टि से ऊंचे उठते भी देखे जाते हैं। ऐसे प्रसंग भले और बुरे दोनों ही स्तर के हो सकते हैं। बुरे परिवारों में अच्छे व्यक्तित्व उभरने पर कीचड़ में कमल की उपमा दी जाती है और श्रेष्ठ घरों में हेय संतान जन्मने पर उत्तम कुल पुलिस्य कर राती कहते जाने वाले रावण कुंभकर्ण बनते देखे गए हैं। ऐसे ही उदाहरणों में संत कबीर के पुत्र कमाल का भी उल्लेख होता है। डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल अब एक उक्ति बन गई है, जिसे उपयुक्त वातावरण की अवहेलना करके संतानों के कुमार्गगामी होने पर प्रयुक्त किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न कारणों के प्रस्तुतिकरण में अधिक वजनदार वह प्रतिपादन है जिसमें वंशानुक्रम की परिणति का महत्व बताया जाता है। पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों का प्रभाव रज वीर्य के साथ गूंथा रहता है। जीन्स, क्रोमोसोम आदि का ऊहापोह वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसी संदर्भ में होता रहता है। आवश्यक नहीं कि माता पिता के सदृश ही बालक को कई पीढ़ी पूर्व की मात्र परंपरा या पितृ परंपरा के साथ जुड़े हुए विशेष तथ्य अपना काम करते रहते हैं और बहुत समय तक दबे रहने पर भी जब अनुकूल परिस्थिति पाकर उभरते हैं तो उनके विशेष प्रभाव परिणाम भी संतानों में दृष्टिगोचर होते हैं। यह भले भी हो सकते हैं और बुरे भी, पर उनका बहुत कुछ आधार वंशधरों की विशिष्टता पर ही निर्भर रहता है। सामान्य स्वभाव और निर्वाह वाले व्यक्तियों की संतानें भी सामान्य स्तर की गुजर बसर करती देखी गई है, पर जिनमें प्रतिभा होती हैं उनकी पीढ़ियों में से कुछ ऐसे असाधारण तत्व पाए जाते हैं जिनमें परिवार स्तर की अवहेलना करके ऐसी संतानें जन्मे जिन्हें भले या बुरे स्तर की विशिष्ट कहा जा सके। वंशानुक्रम विज्ञान पर इन दिनों बहुत गहरी खोजें हुई है और पाया गया है कि सुप्रजनन के लिए जन्मदाताओं का सुसंस्कारी होना आवश्यक है।
जिस प्रकार माता पिता के रंग रूप से मिलता जुलता शरीर बालकों का होता है, उसी प्रकार उनकी प्रतिभा एवं आदत में भी ऐसा ही साम्य पाया जाता है। विशेषतया गर्भ स्थापना के दिनों उनकी जैसी मनःस्थिति रही होती है, उसकी छाप संतान पर विशेष रूप से देखी गई है। शारीरिक मानसिक रोगों के बारे में यह तथ्य बहुत पहले ही स्वीकारा जा चुका है। उसके समर्थन में अगणित प्रमाण सर्वत्र दिखने को मिलते हैं। श्वास, रक्त विकार, कुष्ठ, उन्माद आदि से ग्रसित अभिभावकों की संतानें आरंभ में न सही, बड़े होने पर उन रोगों की शिकार अकारण ही हो जाती हैं। कई परिवारों में अल्पायु या दीर्घायु होने का सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता है। कईयों में दांत जल्दी गिरने या देर तक स्थिर रहने की परंपरा चलती रहती है। अब एक कदम आगे बढ़कर इतना परिशिष्ट और भी इस प्रतिपादन में जुड़ा है कि आदतों के संबंध में भी पैतृक विशेषताएं संतान को प्रभावित करती हैं। चारित्रिक गुण दोष भी लंबी अवधि तक पीढ़ियों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। स्वभाव का भी एक ढर्रा इसी आधार पर घूमता रहता है। राजपूतों में साहसिकता और ब्राह्मणों में नम्रता की विशेषता अनायास ही पाई जाती हैं। वैश्य परिवार में व्यवसाय बुद्धि न केवल वातावरण के प्रभाव से विकसित होती हैं, वरन जन्मजात रूप से वह कौशल और रुझान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन दिनों हर क्षेत्र में उत्कृष्टता संवर्धन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। साधन सामग्री से लेकर चिकित्सा, सुरक्षा आदि के सभी क्षेत्र में अधिक उत्तम को जुटाया जाता है। कपड़े और फैशन में, द्रुतगामी वाहनों के उपयोग में, विनोद मनोरंजनों में अब घटिया का तिरस्कार होता है और बढ़िया की ढूंढ खोज चलती हैं, भले ही वह महंगी ही क्यों न पड़े। भावी पीढ़ियों को अधिक प्रतिभावान, सुयोग्य, समुन्नत बनाने में भी यह सुरुचि काम करती है। लोग अपनी अपनी संतानों को सजाने में ही नहीं, समुन्नत बनाने में भी रुचि लेते हैं। इसके लिए कुछ कृपणों या असमर्थों को छोड़कर प्रत्येक अभिभावक अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयत्न भी करता है। बात बढ़कर समाज के मूर्धन्यों की दृष्टि में भी जमी है और राष्ट्रों के कर्णधार सोचते हैं कि उनके नागरिक अधिक समर्थ एवं सुयोग्य हों, उनकी प्रतिभा से सर्वतोमुखी प्रगति का लाभ मिले। साथ ही यह भी सोचा जाता है कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से असमर्थों
अविकसितों, खंडित व्यक्तित्वों का उत्पादन रोका जाए। बुरी आदतों और विकृत मनोभावों वाले व्यक्ति न केवल अपने लिए ही वरन संबंध लोगों के लिए भी संकट उत्पन्न करते हैं। उनके कुकृत्यों द्वारा समूचे समाज को क्षति पहुंचती है। इसलिए जिस प्रकार अपराधियों की, आक्रमणकारी आतंकवादियों की रोकथाम की जाती है, उसी प्रकार कुप्रजनन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। अच्छे उत्पादन के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि हेय या निकृष्ट के संबंध में प्रतिरोधात्मक प्रतिबंधों की व्यवस्था की जा रही है या नहीं। देव मानवों का निर्माण सुगढ़ सुसंस्कारी दंपति ही कर पाते हैं। स्तर बदले बिना सुसंतति को जन्म दे पाना संभव नहीं। ऊपरी उपचार का, शिक्षा का, वातावरण का कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, पर वह इतना नहीं होता जिससे जन्मदाताओं की स्थिति में सर्वथा विपरीत प्रकार का व्यक्तित्व विनिर्मित हो सके। अच्छों के बुरे होना तो सरल है, पर बुरों से अच्छे उत्पन्न करने में असाधारण पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। शुभारंभ वहीं से करना होगा जहां उत्पादनकर्ताओं का स्तर साधना पराक्रम द्वारा अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ बनाया जा सके। चैप्टर 1 पार्ट 1 समाप्त। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन, चैप्टर 1 पार्ट 2। नई परिष्कृत पीढ़ी की उत्पत्ति एवं विकास। सामान्यतया समझा यह जाता है कि मनुष्य का शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होने में आहार विहार का और मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान होने में शिक्षा व्यवस्था का हाथ होता है। आमतौर से दोनों प्रकार की समर्थताएं प्राप्त करने के उपाय भी अपनाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने की इच्छा होते ही पौष्टिक आहार एवं व्यायाम, संयम, ब्रह्मचर्य जैसे साधनों को जुटाया जाता है। स्वयं विद्वान बनने या स्वजन संबंधियों को बुद्धिमान बनाने के लिए अध्ययन अभ्यास का उपक्रम अपनाया जाता है। ज्ञान वृद्धि के लिए सत्संग, स्वाध्याय की और कला कौशल्य की प्रवीणता के लिए अभ्यास अनुभव का आश्रय लिया जाता है। यह उपयुक्त भी है और प्रचलित भी। इतने पर भी इस मार्ग में एक भारी असमंजस यह बना रहता है कि बहुतों की मूल प्रकृति ही कुछ विचित्र होती हैं और उन पर इस उत्कृष्ट प्रयत्नों का कोई कारगर परिणाम
प्रस्तुत नहीं होता। मंद बुद्धि, चंचल, उद्धत, अनगढ़ प्रकृति के ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जाते हैं जिन पर उपयुक्त शिक्षण का प्रभाव नगण्य जितना ही होता है। यही बात शारीरिक विकास के संदर्भ में भी है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई, मोटाई अपनी निजी विलक्षणताओं के साथ जुड़ी होती हैं। कई ठिंगने, दुबले शरीर वाले ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी खिलाया या कराया जाए अपनी निजी विशेषता से बहुत अधिक आगे पीछे नहीं हटते बढ़ते। साधनों की असमर्थता वहां भी प्रकट होती है जहां दरिद्र परिवारों के व्यक्ति भी लंबे, तगड़े और भारी भरकम पाए जाते हैं, जबकि साधन संपन्न परिवारों में जन्मे पले व्यक्ति भी दुबले, ठिकने एवं शारीरिक दृष्टि से असमर्थ जैसी स्थिति में बने रहते हैं। विकास साधनों की उपयोगिता, आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर भी यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने, डुलाने, उठाने, हटाने के प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी बैठी रहती हैं। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से उस पर सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, अंग एवं कार्य शक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के निग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े, कांगी के बौने एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, आंख, होंठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह भिन्नता उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई सीधा संबंध नहीं है। काले निग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती हैं, जबकि पड़ोस में बसे मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले बाल, छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे होंठ जैसी विशेषताएं यथावत
बनाए रहते हैं, संतान इसी प्रकार उत्पन्न होती रहती हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना नहीं पड़ता जितना कि वंश परंपरा। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्रायः वैसी ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी अपने वंशजों के कायक कलेवर में कोई विशेष परिवर्तन कर नहीं पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है। मारवाड़ी, बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ, आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर, चातुर्य आदि पर एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यों सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति का अंतर स्पष्ट देखा जाता है। पशुओं, पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रहते हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई सबसे अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेर फेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। न इतना धैर्य है और न इतना अवकाश अवसर कि वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आशा लगाए बैठा रहा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। विकासवाद के अनुसार प्राणियों को आदिम काल से लेकर अर्वाचीन परिणति तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे हैं और उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। यह प्राणियों की मनस्थिति और प्रकृतिगत परिस्थितियों के तालमेल का परिणाम हुआ। अब इसमें एक कड़ी प्रशिक्षण की, सुधार प्रयत्नों की और जोड़ी जा सकती हैं जो प्राणी विकास के भूतकाल में नहीं जुड़ सकी। इतने पर भी प्राणियों की अपनी निजी विशेषता इतनी हठीली है कि उसे द्रुत गति से बदल जाने और समय की मांग को पूरा कर सकने के लिए सहमत करना
नितांत कठिन है। अन्य प्राणियों की आकृति प्रकृति में अंतर हो सकता हो तो उनके स्वयं के लिए तथा विश्व व्यवस्था के लिए कितना उपयुक्त होगा, उस प्रसंग को छोड़ दें तो भी मानवीय प्रगति की जो आकुल व्याकुल आवश्यकता समझी जा रही है, उसकी पूर्ति में प्रधान अवरोध वंश परंपरा की हठवादिता ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण प्रशिक्षण और साधन का प्रबंध करने पर भी अभीष्ट सफलता मिलती दिख नहीं रही है। मानवीय प्रकृति के 4 अंग हैं। 1. कायिक बलिष्ठता, 2. मानसिक कुशाग्रता, 3. मान्यताएं एवं आदतें, 4. आकांक्षाएं। सुधार प्रयत्नों से इन चारों विभूतियों में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, तो भी इतना तो मानना ही होगा कि वंश परंपरा से चली आ रही निजी विशेषताओं में आवश्यक हेर फेर किए बिना सुधार प्रयत्नों में सीमित प्रगति ही संभव हो सकेगी और उसकी गति बहुत ही धीमी होगी, खास तौर से तब जबकि उपरोक्त विशेषताओं को एक साथ विकसित करके नवयुग के अनुरूप समान व्यक्तित्व संपन्न, परिपूर्ण, सुविकसित, समर्थ, समुन्नत एवं सुसंस्कृत मनुष्य समाज के विनिर्मित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही हो। इस संदर्भ में विज्ञजनों का ध्यान इस तथ्य पर गया है कि नवयुग के अनुरूप समुन्नत मनुष्य की पीढ़ियां विकसित करने के लिए उसकी मौलिक संरचना एवं विशेषता का द्वार खटखटाया जाए और उस मर्म स्थल में हेर फेर करके वह मार्ग निकाला जाए जिससे व्यक्तित्व के मर्म स्थल को सुधारना और मौलिक विशेषताओं से युक्त मनुष्य का निर्माण संभव हो सकेगा। घटिया पीढ़ियां इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के प्रयासों को निरर्थक बना रहा है, पर यदि अगले दिनों बढ़िया व्यक्तित्व ढल सके तो भविष्य में उनकी पीढ़ियां समुन्नत स्तर की बनती चली जाएगी। तब उनके लिए न तो सुधार शिक्षण के भारी प्रयत्न करने होंगे और न प्रगति प्रवासों के असफल होते रहने का रोना पड़ेगा। कुछ समय पूर्व यह माना जाता था कि मनुष्य की निजी विशेषताएं ईश्वर प्रदत्त हैं, वे भाग्य विधान या पूर्व संचित संस्कारों के कारण पल्ले बंदी होती है और उन्हें बदल सकना मनुष्य के बस से बाहर है। तब इस क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किसी देवी शक्ति के अनुग्रह से ही गुत्थी सुलझने की आशा की जाती थी। व्यक्ति का परिवर्तन, पीढ़ियों का समुन्नतीकरण यों अभिष्ट तो सदा से रहा है और उसके लिए यथासंभव प्रयत्न भी चला है। इतने पर भी परिणाम की दृष्टि से प्रायः निराश जैसा ही होना पड़ा है। प्रयत्नों की
असफलता को दैवी दुर्विपाक मानकर मन समझाने और संतोष करने के अतिरिक्त उन दिनों और कोई चारा था भी नहीं। अब परिस्थितियों में भी भारी अंतर हुआ है। वंश परंपरा को विधि विधान मानते रहने की अपेक्षा अब मनुष्य के हाथ में ऐसे सूत्र लग गए हैं जिनसे यह विश्वास बंधा है कि मानवीय व्यक्तित्व के हर क्षेत्र में परिवर्तन संभव हो सकता है। वंश परंपरा के उद्गम स्रोतों को ढूंढ निकालने में अब सफलता मिल गई है। तदनुसार यह योजना बन रही है कि भावी पीढ़ियों का इच्छित निर्माण उन मर्म स्थलों में परिवर्तन करने से संभव हो सकेगा जो व्यक्ति को गढ़ने के लिए मूलतया उत्तरदायी है। वंश परंपरा को अब शाप, वरदान, भाग्य या अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं माना जाता, वरन उसे एक ऐसा प्रवाह माना जाता है जो शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। यह प्रवाह जटिल भी है और हठी भी, फिर भी यह गुंजाइश विद्यमान है कि उसमें प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है और प्रवाह की पुरातन दिशा धारा को उलटकर उसे अभीष्ट दिशा धारा में बह चलने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वंश परंपरा के कारण स्वास्थ्य, कौशल, स्वभाव आदि की जो शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण परक जो परिस्थितियां वर्तमान पीढ़ी के गले बंधी हुई हैं, उन्हें बताया जा सकता है। साथ ही उनमें ऐसा सुधार समावेश किया जा सकता है जो भविष्य के समुन्नत मनुष्य के लिए अभीष्ट आवश्यक समझा गया है। प्रजनन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भूतकाल में मात्र शुक्राणु और डिंब कीट के सम्मिलन को श्रेय दिया जाता रहा है, पर अब उसके भीतरी अति सूक्ष्म एवं अति समर्थ घटकों का पता चला है, जिन्हें गुण सूत्र कहा जाता है। भूतकाल में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, पर अब उसके अंतराल में अनेक लघुकाय घटक ढूंढ निकाले गए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार अब प्रजनन घटक शुक्राणु डिंबाणु नहीं रहे, वरन उनके भीतर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म घटक गुण सूत्र न केवल प्रजनन के वरन वंश परंपरा के साथ लिपटी हुई अनेक क्षमताओं एवं विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाले माने गए हैं। यह गुण सूत्र शरीर की समस्त कोशिकाओं में निहित हैं, पर प्रजनन कृत्य को सफल बनाने में शुक्राणुओं और डिंबाणुओं में पाए जाने वाले घटक ही तात्कालिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके अंतराल में न केवल नई संतान की आकृति वरन प्रकृति भी घुली होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी
पानी की लहर की तरह आगे आगे बढ़ती जाती हैं। इन गुण सूत्रों के साथ संरचना करने वाले रासायनिक पदार्थ तो रहते ही हैं, साथ ही एक ऐसा अदृश्य विद्युत प्रवाह भी घुला रहता है जिसमें पूर्व पीढ़ियों के अनेक रहस्य, सभी कायिक मानसिक विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। इन गुण सूत्रों में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का सम्मिश्रण रहता है। न केवल पिता, दादा, परदादा, सरदादा आदि की, वरन माता, नानी, परनानी, सरनानी आदि कितनी ही पूर्व पीढ़ियों की विरासत सन्निहित रहती हैं। आवश्यक नहीं कि वे सभी विशेषताएं एक साथ नई संतान में प्रकट हों, वरन अनुकूलता के अनुरूप उनसे कुछ विशेषताएं संतान में प्रकट होती हैं और कुछ फिर किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनके प्रवाह में हर नई पीढ़ी के अनुभव, अनुदान जुड़ते चले जाते हैं। आदि मानव की तुलना में अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुण सूत्र अत्यधिक विकसित हैं। उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं और सब मिलाकर स्थिति इतनी साधन संपन्न बन गई है कि उनमें पाए जाने वाले पक्षों में यदि उपयोगी अनुपयोगी का भेद एवं उपयोग करना संभव हो सके तो हर स्तर की संतति उत्पन्न कर सकना भी सरल सिद्ध हो सकता है। गुण सूत्रों की संरचना एवं व्याख्या विवेचना काफी जटिल है, तो भी मोटी जानकारी के रूप में वंशानुक्रम के विद्यार्थी भी सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इस प्राथमिक परिचय में जो सिखाया जाता है उसका सारांश यह है कि मानव जीवन के विधायक कुछ उत्पादक तत्व होते हैं जिन्हें बीज कोश कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बीज कोश अपने विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को लेकर बालक जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति के गुण उसके जनक, माता और पिता पर ही आधारित नहीं है, वरन उसके दादा, परदादा और पूर्वजों से भी संक्रमित होकर आते हैं। प्रत्येक सेल में वंश सूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स कुल 86 होते हैं, जिनमें से 23 शुक्र यानी कि पिता एवं 23 अंडकोश जो कि माता से आते हैं। इन 86 में से 44 ऑटोजोम्स यानी कि शरीर निर्माण संबंधी एवं 2 सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि लिंग निर्धारण संबंधी होते हैं। X मादा का एवं Y नर का प्रतीक माना जाता है। XY का संयोग लड़के को एवं XX का संयोग लड़की को जन्म देता है। माता और पिता के 23 वंश सूत्रों के जिन्स पैतेको का फ्यूजन
एक रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। यही रासायनिक संयोग संतान के वंशानुगत गुणों का विधायक होता है। परीक्षण यही बताते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, लंबाई, स्वास्थ्य आदि पित्रागत होते हैं। साथ ही मानसिक, चारित्रिक एवं स्वभावजन्य विशेषताओं में भी बहुत कुछ समानता पाई जाती है। यही घटक वे जीवन तत्व हैं जो न केवल नई पीढ़ियां विनिर्मित करते हैं वरन उन्हें पूर्वजों की चिर संचित शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बहुमूल्य संपदाओं के रूप में उन्हें हस्तांतरित भी करते रहते हैं। नई पौध किस तरह की हो, इस संदर्भ में इसी बीज को संभालने, सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। खेत में क्या उगाना है, यह निश्चित करने के उपरांत सर्वप्रथम उसके लिए उपयुक्त बीज की तलाश करनी पड़ती है। यह ठीक है कि खाद पानी की सहायता से बीज को अंकुरित, विकसित एवं फलित होने का अवसर मिलता है, किंतु साथ ही यह भी निर्विवाद है कि जो बोया जाएगा वही उगेगा। वृक्ष का स्वरूप और वैभव उसी स्तर का होगा जैसा कि बीज था। अतः एवं नवनिर्माण में उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों की फसल उगाने और उससे विश्व वसुधा का भंडार भरने की योजना बनाते समय ध्यान इस बात पर भी केंद्रित करना होगा कि उसके लिए उपयुक्त स्तर के बीज की व्यवस्था की जाए। अच्छी फसल उगाने के लिए बीज भंडारों का दरवाजा खटखटाया जाता है। अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए परिपुष्ट नर ढूंढे जाते हैं। नवयुग की संरचना में अग्रगामी भूमिकाएं प्रस्तुत कर सकने वाले महामानवों की पौध उगाने के लिए भी उच्च स्तरीय गुण सूत्रों की तलाश करनी पड़ेगी। वे प्रस्तुत न मिलें तो फिर जो हैं उन्हीं को इस स्थिति का परिष्कृत किया जाए कि अभीष्ट पीढ़ियों का निर्माण संभव हो सके।